हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप सभी जानते हैं कि अब एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो रफली मैं उस एस्टिमेट से ये वीडियो बना रहा हूं कि अब 60 डेज बचे हैं एग्जाम को, यानी 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक का एक रफ टाइम आप पकड़ के चलिए। तो मैंने कैसे प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज लाइव सेशन लेते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलरेडी 8 लाइव सेशंस हो चुके हैं। इन 8 लाइव सेशंस में हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसोलिडेशन कंप्लीट किया है, शेयर बेस्ड पेमेंट, इतने चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं जिसमें सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन एक साथ एक ही जगह हमने सॉल्व किए हैं। सो द वीडियोज आर वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसीलिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्रेप स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अपन ने प्रेप स्ट्रैटेजी को ना पहले तो 2 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, ठीक है। ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है ये एक शेड्यूल है जो हमारे क्लासेस का चल रहा है, लाइव टाइमिंग का। हर रोज सुबह 10 बजे हम लोग लाइव जाते हैं, ये उसका पूरा का पूरा आपका शेड्यूल है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास 60 डेज है, बराबर है, और 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, इसमें से एक तो आपका ओपन बुक है, तो रफली 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। अगर मैं सिंपली प्लेन डिवाइड कर दूं तो रफली आपको एक सब्जेक्ट के पीछे 8.5 डेज मिलते हैं, रफली 8.5 डेज मिलते हैं। तो इसमें से मुझे एफआर को कितना टाइम देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से एफआर को कम से कम आपको 15 डेज देना पड़ेगा। जो स्ट्रैटेजी आपकी 10+5 डेज की रहनी चाहिए, 10+5 डेज, यानी दूसरे सब्जेक्ट्स में अब आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। उल्टा कट शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, रादर मैं ये बोलूंगा कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं एक ही दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एक पॉइंट होता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। रफली एवरेज में 8 आवर्स की आपकी पढ़ाई होती है पर डे। अभी ये जो 60 डेज की मैं बात कर रहा हूं इसमें रफली 8 आवर्स की आपकी पढ़ाई होती है, जो आप टुकड़ों में पढ़ते हैं। जो लास्ट बेल्ट होता है ना, वो ऐसा होता है जिसमें अपना दिमाग खराब हो चुका होता है कि नहीं यार, जब से एफआरई पढ़ रहे हैं, देख रहे होते हैं तो भी दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता। इस पॉइंट जहां पे आपने सब्जेक्ट को चेंज कर देना चाहिए। मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूं 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़िए, पर हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप एक सब्जेक्ट पर डे से कंफर्टेबल है तो कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी काम की है, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो मैं स्ट्रैटेजी वापस से चेंज करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो ना सिर्फ न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए है, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए पहले भी मैं एफआर प्रेप स्ट्रैटेजी दे चुका हूं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो 10+5 क्या है, 5 एग्जाम के पहले के दिन और 10 दिन जो अभी आपको पढ़ना है। सपोज कीजिए कि आप 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं, तो 1 से 10 मार्च तक के आपको सिर्फ एफआर पढ़ना है, ठीक है। कितना, 6 आवर्स पर डे, अज्यूमिंग कि बचे हुए 2 घंटे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है नहीं वो 2 घंटे भी आप लोग यहीं पे ये वाला ही सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो ये डेज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस किसी ओशन से कम नहीं है, भयानक सिलेबस है। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल अगर मैं काउंट करूं तो अराउंड 1600 to 1700 पेजेस हो जाते हैं। ऊपर से लेटेस्टली मे अटेम्प्ट के लिए 200 नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो इतना सब कुछ अगर आप पढ़ने गए तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वेटेज है 10 to 15% ऑन फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको एक चैप्टर दिया हुआ है फ्रेमवर्क करके, ठीक है। फिर उसके बाद में अडॉप्शन है, जिसमें एक ये वाला चैप्टर है इंड AS 101, जिसमें अब तक के किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस अटेम्प्ट में आएगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। मेजरमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो कि है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में दिया हुआ, ठीक है। इंड AS ऑन इनकम स्टेटमेंट, यानी कि अच्छा ये तो अब अगला वाला शुरू हो गया ना, यहां से बाद में जाएंगे। तो रफली मैं बोल सकता हूं कि इन चारों का मिला के 10 to 15% है। अब ये 10 to 15% ऑफ 126 मार्क्स होता है, नो 126 नहीं, 120 मार्क्स, 120 मार्क्स होता है, ठीक है। मैं एवरेज ले लेता हूं 12.5 ऑफ 120 मार्क्स। सर ये 120 मार्क्स के ऊपर आप कैसे आए, देखिए आपका पेपर विद ऑप्शन 120 मार्क्स का आता है, तो मैं उसमें से पकड़ रहा हूं कि ये रफली 15 मार्क का आएगा एवरेज, ना 10% ना 15%,
12.5% ऑफ 120 मार्क्स, 15 मार्क्स का रफली आता है। ठीक है, अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो यही वो पॉइंट है जहां से कंपलसरी क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट मतलब मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूं, इंड AS 115, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 100% क्वेश्चंस आते हैं। इसके सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स हमने एक ही जगह पे सॉल्व किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा लाइव प्रैक्टिस लाइव सेशंस का, वो प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। रफली सेम ही है, 15 मार्क्स। अगर पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर देखूं तो इंड AS 115 से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब ये आता है एसेट एंड लायबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स, यानी यहां पे आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 16, 36, 38, 40, 41, 37, 23, 105। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, बोरोइंग कॉस्ट, अच्छा लीजेस भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, इंटैंजिबल एसेट, इंपेयरमेंट, सारे के सारे आ गए। 15 to 25%, 20% पकड़ लीजिए। ठीक है, 24 मार्क्स रफली यहां से आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन 16 से आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें से हर अटेम्प्ट में कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है। फिर आता है वो जो इंपैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंड AS ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होता है, और एक वो जो डिस्क्लोजर के लिए होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर के लिए अगर मैं बोलूं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, इंपैक्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो मतलब देखिए ओवरऑल यहां तक के अगर आप देखें तो ये अदर इंड AS की बात कर रहा है, यानी यहां पे आ गया आपका इंड AS 12, 33, 8 तो नहीं आया, 10, 21, 20 एंड सो ऑन, कहानी चलते जा रही है। इस पे बाद में आते हैं अपन। मैं इसमें मार्क्स लिख देता हूं 120 इंटू 17.5%, मैं हर जगह एवरेज मार्क्स लिख रहा हूं 21। फिर अगला आता है ग्रुप अकाउंटिंग, इसमें आ गया कंसोलिडेशन 103, 110, 111, 27, 28। ठीक है, रफली 15% यानी 18 मार्क्स। कई बार कंपलसरी क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन में से। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सेम वेटेज 18 मार्क्स। फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, 9 मार्क्स। ठीक है, ये काफी इजी है, इसमें 2 थियरी चैप्टर्स है और इसमें से काफी बार कंपलसरी क्वेश्चन आया है। रफली 2 अटेम्प्ट में तो आपको कंपलसरी क्वेश्चन इसका दिख ही जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्प्लिट। इसमें से इजी क्या है? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इजी है ये, सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक, सबसे ज्यादा इजी, पढ़ना ही चाहिए। 9 मार्क पक्के हो गए यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड लेवल पे इजी है ये, काफी इजी है। यानी ये 2 चैप्टर्स FR की अगर तैयारी भी शुरू करना है ना तो यहीं से कीजिए। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है सर थियरी चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स एंड में छोड़ देते हैं। मैं तो बोलता हूं आप बेवकूफी कर रहे हैं, ये पहले पढ़िए। ये पहले पढ़ने से क्या होता है, इनमें जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसका क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है अपने को पता होता है कि ये मार्क्स तो पक्के हैं, ये मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो 15 और 9, ये 15 और 9 मिला के 22 मार्क्स हो जाते हैं, 22 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। और मैंने आपको बोला कि पहला वाला पार्ट भी और दूसरे वाले पार्ट से कंपलसरी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो सोचिए कंपलसरी क्वेश्चन के मार्क्स पक्के हो गए। और एग्जामिनर के दिमाग में आपकी एक मेंटालिटी बन गई कि हाँ यार ये स्टूडेंट को आता है, क्योंकि आपने कंपलसरी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, इनके दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर भी ऐसा करने की कोशिश कीजिए जैसा इंस्टीट्यूट ने किया है, सेम लेवल पे, इंप्रेशन क्रिएट होगा इससे। ठीक है, अ शॉर्ट मार्क्स एंड वेरी इजी चैप्टर्स। हाँ, इसमें से ये एक चैप्टर है जो कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, अब तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। आप रिस्क लेके छोड़ सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूंगा, इंड AS 101 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ सकता है। सर 101 नहीं जमता, आप 101 के दिए हुए क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के अगर कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इनफैक्ट रिसेंटली एक शौर्य लिमिटेड वाला क्वेश्चन आया था जिसमें 101 और एनालिसिस दोनों का इंपैक्ट था। मुझे तो लगता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कमिंग एग्जाम, तो आप लोग तो उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की तैयारी इस बार अच्छे से कीजिए। हम लोग उसका भी एक वीडियो डालेंगे बहुत जल्द, इनफैक्ट पहले मैंने डाला भी है कई बार MTP डिस्कशंस में, RTP डिस्कशन में, पर मैं वापस डालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ये 2 प्रायोरिटी में, और फिर आता है आपका एसिड बेस्ड स्टैंडर्ड, तीसरा जो आपको प्रायोरिटी में पढ़ना ही चाहिए। ये 3 चैप्टर्स तो पहले शुरू करके खत्म कर दो, ये 3 सेक्शंस पहले प्रायोरिटी में खत्म कर दो। क्या हो जाएगा इससे, पीछे के 9
यहां के 15 और 24, 48 मार्क्स, यानी रफली 50 मार्क्स हो गए, रफली 50 मार्क्स हो गए, आपके पक्के हो गए। ये चैप्टर्स में कुछ नहीं छोड़ना। अब आप बोलोगे सर 116 8 मार्क, चलो ठीक है, अगर आपको ये 8 मार्क का डर है तो छोड़ो ना एक बार का। 116 नहीं जम रहा, बहुत लेंदी है, छोड़ो एक बार का। 40 मार्क्स फिर भी हो रहे हैं। ये 40 मार्क्स ऐसे पढ़ो कि इसका क्वेश्चन आया तो मेरे को जमना ही जमना है। ऐसा मत करना कि इंड AS 16 है, उसमें डीकमीशनिंग लायबिलिटी वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से इंड AS 105 है, उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया, या रिक्लासिफिकेशन डिसकंटिन्यूइंग से कंटिन्यूइंग रिक्लासिफाई हुआ, नहीं जम रहा। रिवर्सल ऑफ इंपॉर्टमेंट लॉस नहीं जम रहा, ऐसा मत करो। ये 3 सेक्शंस में से पूरा पूरा पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ना। यानी इन 3 पार्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन आए मुझे जमेगा, ये अश्योरिटी से इसकी खत्म कंप्लीशन करो, ठीक है। यहां तक ऐसा होना चाहिए कि 40 मार्क्स में से 38 मुझे आना ही चाहिए, मार्क्स कटने का स्कोप ही नहीं रहना चाहिए। पहले ये 3 पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब कई स्टूडेंट्स इंड AS 115 बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जमता है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को कहा है कि मैं जो लाइव सेशंस लेता हूं उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करवाता हूं, एटलीस्ट उतना पढ़ के जाइए, उसके आगे आपकी किस्मत। हाँ, 115 पूरा नहीं कर सकते, मैं मानता हूं, बहुत ज्यादा वास्ट है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं कि एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा क्या। अब इसमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं लेटेस्टली, एटलीस्ट वो कर दीजिए, हमने तो उसका भी वीडियो लिया है, बराबर है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जो न्यूली एडेड क्वेश्चन है पूरे वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, अमेंडमेंट जो आया था वो भी मैंने डाला है। तो 115 में जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो पढ़ लीजिए। अगर आपको 115 जमता है तो इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, बहुत बढ़िया है, ये मार्क्स अपने पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इन 3 पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 इतने सारे इंड AS पढ़ो, पार्ट नंबर 2 बिजनेस कॉम्बिनेशंस पढ़ो, पार्ट नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ो। इन 3 में से कोई एक तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब डिसाइड कर लो क्या पढ़ोगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि ये वाला पढ़िए। सर पागल हो गए हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबसे डिफिकल्ट है। ये इसमें से क्या आता है आप मुझे बताइए। डेरिवेटिव के थियरी क्वेश्चंस कि आप नेट सेटल करेंगे कि एक्चुअल डिलीवरी लेंगे, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, FE TPL है, FE OCI है या अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है। इसके अलावा इसमें से आता क्या है? हेज अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पूछते नहीं, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस पूछते नहीं है, ठीक है। और इंपेयरमेंट का क्वेश्चन एक आध बार आया तो भी एकदम बेसिक और इजी क्वेश्चन आता है। यानी यहां से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तो एकदम बेसिक लेवल पूछे जाते हैं ना, तो ये चैप्टर आपने क्यों छोड़ना चाहिए। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हर अटेम्प्ट में आया है, कुछ नहीं तो वो 8 मार्क तो एकदम पक्के हो जाते हैं कि हाँ यार ये 8 मार्क तो मिलने ही मिलने हैं। सोच के देखिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि अगर आप थियरी आपका स्ट्रांग है और FR इतना स्ट्रांग नहीं है तो पहले मैंने आपको 40 मार्क्स की स्ट्रेटेजी दी, फिर उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूं कि एटलीस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो भी पढ़ लीजिए। ये 18 ना सही 10 मार्क्स तो पक्के कीजिए इसमें। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ वो एक पार्ट तो अच्छे से कीजिए, उसका तो क्वेश्चन आता ही आता है। 50 मार्क्स यहां पक्के होते हैं। आई होप जम रहा होगा, कहानी थोड़ी सी बैटरी होगी। अगर आप कंसोलिडेशन नहीं जमता है तो ये सारे इंड AS पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे इंड AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1233। अब आप बोलोगे सर इसमें भी छांटो, इसमें इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, इसमें एकदम रैंडमली क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैं तो कभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप ये वाला पार्ट पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है और बहुत टाइम जाता है। तो 6 दिन में आप बोलोगे ये भी पढ़ो तो मैं कैसे पढ़ता हूँ आपको। मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप लोग 103 110 पढ़िए। अरे बेस्ट है। लगता है कि डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने लाइव सेशंस लिए हैं, हमने उनके फास्ट ट्रैक लिए हैं, वीडियोस लिए हैं, यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ लिया है। फिर भी कंसेप्ट पढ़ना है तो बूस्टर मेरा आता है। बूस्टर का कॉस्ट हार्डली कुछ है, मतलब 2100 रुपीज में हम लोग बूस्टर देते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पे लेते हैं। तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, इतना मुश्किल नहीं है। सो नाउ इफ यू वांट टू स्कोर एग्जेम्पशन, आइदर यू हैव टू रीड अदर चैप्टर्स और यू हैव टू रीड कंसोलिडेशन, ठीक है, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। रादर रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो मैं इसके साथ ऑप्शन में बोलता हूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक डिसाइड कर लो जो पढ़ना है, और अदर चैप्टर्स या कंसोलिडेशन एक डिसाइड कर लो जो पढ़ना है, ठीक है। ये होना चाहिए आपकी प्रेप स्ट्रैटेजी। सर अब स्प्लिट बताइए, पढ़ना कैसे है। आपने कहा था 15 दिन देना है, 15 दिन में आपने बोला था कि 10+5 का स्ट्रैटेजी रहेगा। तो पहले 10 दिन का स्प्लिट देखिए। पहले 2 दिन
1, 2 और 3 चलेगा विदाउट 116, विदाउट स्टैंडर्ड ऑफ लीजेस। उसके बिना 2 दिन में इतने पूरे चैप्टर्स हो जाने चाहिए। कौन कौन से चैप्टर्स बोल रहा हूं मैं? ये फ्रेमवर्क हो गया, 101 हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 8, ठीक है, 2, 16, 36, 38, 105, ये पूरे के पूरे आपके पहले 2 दिन में हो जाना चाहिए। उसके बाद आप जो अगले 2 दिन देंगे वो अगले 2 दिन आपने देना चाहिए, या अदर मैं आपको बोलूंगा कि 3 दिन आपने देना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 3 दिन में आराम से कवर किया जा सकता है, मोर देन सफिशिएंट है पूरे कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। इसके बाद एक दिन दीजिए इंड AS 102, अश्योर्ड क्वेश्चन आता है, शेयर बेस्ड पेमेंट आता ही है, इसीलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इस चैप्टर को आपने। ये पूरा दिन नहीं लेगा, बाकी के दिन के बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूं। यहां तक कि आपके 5 दिन हो गए। इसके बाद आपने 3 दिन देना चाहिए बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन को। तो यहां तक के हो गए 3 और 3 6 7 8 9 दिन। अब आपके पास एक दिन है जिसमें आपने पढ़ना चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन। या तो यहां आप कंसो पढ़ रहे हैं या तो यहां पे आप अदर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अब आपके पास कुछ टाइम बचता है, यहां तो नहीं बचता है, यहां कुछ टाइम बचता है, और ये पूरे प्रेप स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत टाइम बच सकता है। इज द टाइम विच यू शुड गिव टू लीजेस। लीज के ऊपर मैक्सिमम 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ एक ही है, राइट टू यूज एसेट कैसे डिटरमाइन करना है वो निकालना सीखना है, और कुछ नहीं सीखना है। उतनी सी चीज सीखी जा सकती है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ना है, पूरा मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका कोर्स ओशन है, अगर आप सोचेंगे मैं सब कुछ पढ़ूंगा तो आप सब कुछ कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होनी चाहिए आपकी 10 दिन की प्रेप स्ट्रैटेजी। इसके बाद जब आप 5 दिन का रिवीजन करेंगे तो इन्हीं को मैं एक दिन में स्प्लिट कर देता हूं। पहला दिन सारे के सारे 1 to 3 सेक्शन पूरा पढ़ लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ यार ये इजी चैप्टर है, 40 मार्क हो गए, रिलैक्स हो गया आदमी। फिर एक दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक दिन शेयर बेस्ड पेमेंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक दिन कंसोलिडेशन या दूसरे चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे थे उसका पूरा का पूरा रिवीजन, और आखिरी दिन आप सिर्फ अपने मिस्टेक्स देखिए कि आप कहां मिस्टेक करते हैं। ये जब भी आप पूरा पढ़ रहे हैं ना, हर क्वेश्चन के सामने मार्क कीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्वेश्चन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आखिरी दिन से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते जाइए। जैसे मैं लाइव सेशन लेता हूं तो मैं उसमें बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स लिखाता हूं, तो मैं वहां पे आपको बोलता हूं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने हमेशा ध्यान देना चाहिए। इनको गो थ्रू कर लिया, आपकी जो गलतियां हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, जो आपको सॉल्व करते हैं तो आपको समझता है ना ये कैलकुलेशन है जिसमें अपन गलती करते हैं, मार्क कर लिया। आखिरी दिन सिर्फ उन्हें गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। सर क्या ये 10 दिन में रिटन प्रैक्टिस करनी है? हार्डली 5 या 6 क्वेश्चंस। आप रिटन प्रैक्टिस उससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम जाता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूं कि मैं रोज लाइव आता हूं, साथ साथ में पढ़िए मेरे, उसके साथ आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे और एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी साथ साथ में हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑन यू कैसी स्ट्रेटेजीज आप अपनाते हैं, उसके लिए कई सारे ऑप्शंस है। मैंने आपको रफली एक 10 डे फ्रेमवर्क दिया है जिससे आप आराम से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको रफली ये 60 डेज में 4 पेपर देना है, यानी 15 दिन तो आपको वैसे भी पर पेपर मिलता ही है। इसमें से एफआर और एसएफएम ऐसे पेपर रहना चाहिए जिसमें आप 30 डेज दे रहे हैं। देखिए मैं ग्रुप 2 के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूंगा क्योंकि एफआर उसमें आता है। तो 30 डेज एफआर, सॉरी 60 डेज है तो 30 ही बोल सकता मैं, 20 डेज एफआर, 20 डेज एसएफएम और 10 डेज ऑडिट, 10 डेज लॉ, रफली ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब इन 20 डेज में कैसे हम लोगों ने इसका पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए, यही चीजें 4 डेज, 6 डेज, 2 डेज, 6 डेज और 2 डेज चले जाती हैं। अब जब आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आप कंपैरेटिवली मैं जो बोल रहा हूं उससे ज्यादा पढ़ सकते हैं। यहां पे अब आप इंड AS 115 पूरा पढ़िए, आपको क्यों छोड़ना है 115? अब जब ऑलरेडी एक ग्रुप दे रहे हैं तो एक ग्रुप के लिए आपके पास तो काफी टाइम है, तो आप यहां पे 115 दीजिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्चुअल में सिर्फ 5 ही दिन लगते हैं पढ़ने के लिए, 5 दिन। तो अब जो एक दिन बचता है उसमें आपने शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ लेना चाहिए 102, ठीक है। कंसोलिडेशन के लिए आपके पास काफी टाइम है, तो सारे कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो आखिरी दिन है उसमें आप पढ़िए लीजेस, ठीक है।
तो आपने तो पूरा सिलेबस करना चाहिए, आपने ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने कुछ स्किप करना है। फिर भी मैंने स्किपिंग स्ट्रैटेजी दी है, कंसोलिडेशन या अदर चैप्टर्स एक आप डिसाइड कर सकते हैं जो आपको पढ़ना है। तो अगर आपको इंडिया 12 से डर लगता है और ऐसा लगता है यार इतना सब कैसे याद रहेगा, 20, 21, 108 इतना सब कैसे याद रखें, तो स्किप कीजिए। तो रफली ये एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिस तरह से आप अपनी एफआर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट पसंद आया होगा, स्ट्रैटेजी वगैरह सब जमी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहे। हम हर रोज 10 बजे लाइव जाते हैं, शेड्यूल मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था, वापस से एक बार शेयर कर देता हूँ। ये रफली हमारा शेड्यूल है। ठीक है, ये तो अभी 2 तारीख तक का शेड्यूल है, आप उसके बाद देखेंगे तो भी मैं लाइव चलता रहूंगा, आगे के सेशंस के भी शेड्यूल्स आ जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने पूरी की पूरी शेयर करके रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। न्यू क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कंसेप्ट क्लियर करना है, सिर्फ फटाफट एफआर एक बार पूरा का पूरा पढ़ के हो जाए, किसी फैकल्टी से सुन लेना है, बूस्टर इज अवेलेबल। ठीक है, आप नवंबर अटेम्प्ट वाले हैं और अभी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक इज अवेलेबल फॉर यू। तो ये सारे के सारे वीडियोस आप एडवाइजर से खरीद सकते हैं, मेरी वेबसाइट जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो ऑल दिस, कोई भी और अगर डाउट होंगे आप लोग मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं 8600364185, या 10 बजे मैं लाइव आता हूं, वहां पे आप आके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर में आप लोग अपने डाउट छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।